बुरी तरह से उलझ गया। इसमें बड़ी अड़चने आ रही हैं, बड़ी खमियां आ गई हैं, बहुत गड़बड़ी आ गई है। तो इन बातों को सुलझाने के लिए यह 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा के अंतर्गत बताया कि 1 लाख रुपये जो है किस ढंग से खर्च की जाए, कैसे खर्च की जाए। अब देखिए इस पर जो है इस आज्ञा पत्र 1813 के आज्ञा पत्र को लॉर्ड मैकाले विद्वान था, पहले इसको वो बढ़ा बढ़िया से आत्ममंथन करता है, पढ़ता है, अध्ययन करता है, स्टडी करता है, विचार विमर्श करता है कि वाकई में ऐसे समस्या का कैसे निदान किया जाए। फिर अपने अनुसार उसको जो है इसकी रिपोर्ट लगाता है और हल करने की बात करता है, कैसे करता है। दूसरा पॉइंट आपका है कि भारतीय विद्वानों की व्याख्या, कि भारतीय विद्वान जो है इंडिया के, उनकी व्याख्या करनी, यानी कहा गया था कि 1 लाख रुपए जो खर्च किए जाएंगे भारतीय भाषा और भारतीय विद्वानों में, भारतीय साहित्य में। तो बताया कि भारतीय विद्वानों का क्या अर्थ लिया जाएगा, यानी भारतीय विद्वान का क्या भावार्थ है, इसका क्या हम अर्थ यानी मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण क्या प्रयोग करें। तो इस पर भी उसको अपने विचार व्यक्त करना था, किसको, मैकाले को। तीसरी मैकाले के सामने समस्या रेखा रखी गई कि भारतीय साहित्य जो है ये भारतीय साहित्य का क्या अर्थ है। कहने का मतलब 1 लाख रुपए कैसे खर्च की जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका भारतीय विद्वानों की व्याख्या किस अर्थ से ली जाए। तीसरा पॉइंट था भारतीय साहित्य की व्याख्या किस ढंग से की जाए। तीनों को जो है मैकाले का, अब देखिए अब तीनों बातों को, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों का जो है सॉल्व निकालता है। कौन निकालता है, मैकाले। तीनों बातों की समस्याओं का सलूशन निकालता है मैकाले। मैकाले क्या बताता है, देखिए यहाँ प्राच्यवादी लिखा गया है और पोस्ट में लिखा गया भारतीय भाषा। प्राच्यवादी का मतलब जो हमारे इंडियन थे, जो भारतीय थे, जो भारतीय आबो हवा, भारतीय साहित्य, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय भाषा की बात कर रहे थे, अपने कल्चर की बात कर रहे थे, इसलिए प्राच्यवादी है। कि क्या है, प्राच्यवादी है। इसलिए आपको लिखा गया भारतीय भाषा, समझ रहे हैं। और यहाँ भी क्लियर बताई गया, ठीक बार बता रहे हैं, यहाँ लिखा गया है प्राच्यवादी, यानी भारतीय भाषा, प्राच्यवादी भारतीय साहित्य, यानी भारतीय साहित्य की बात कर रहा है, भारतीय साहित्य की बात कर रहा है। फिर यहाँ बता रहा है प्राच्यवादी भारतीय ज्ञान विज्ञान, यानी जो प्राच्यवादी पोस्ट में भारतीय ज्ञान विज्ञान लिखने का भाव यह है कि भारतीय ज्ञान विज्ञान का पक्षधर उनके मूल सिस्टम में जुड़ा हुआ था, इसलिए प्राच्यवादी है। अब चौथा पॉइंट आप देखिए, चौथा लिखा गया है कि यूरोपीय भाषा। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ प्राच्यवादी के देख रहे हैं, पोस्ट में आप देखेंगे पाश्चात्यवाद, पाश्चात्य भाषा, यानी यूरोप के विषय में संदर्भ हो गया। किसके संदर्भ में हो गया, यूरोप के। जिस प्रकार से प्राच्यवादी भाषा होगी उसी प्रकार से यूरोपीय भाषा भी होगी, इसलिए इसको पाश्चात्य भाषा कहा गया। जिस प्रकार से प्राच्यवादी साहित्य होगा उसी प्रकार से आपका यूरोपीय साहित्य भी होगा, जिसको डिनोट किया गया है पाश्चात्य साहित्य, ठीक है। जिस प्रकार से भारतीय ज्ञान विज्ञान होगा उसी प्रकार से यूरोपीय ज्ञान विज्ञान अर्थात पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य यहाँ ज्ञान विज्ञान करके साहित्य विज्ञान, साहित्य हो गया, यहाँ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान। अब देखिए, अब दोनों पक्षों को समराइज करता है, दोनों पक्षों को और क्या करता है, हाँ दोनों पक्षों का एक तुलनात्मक कंपैरेटिव जो है स्टडी करता है। दोनों पक्षों का यह कंपैरेटिव स्टडी करता है कौन, मैकाले। भाई दोनों का अध्ययन करेगा, दोनों में तब अपना सॉल्यूशन तैयार करेगा। दोनों को अध्ययन करने के बाद तब वह जो है रिपोर्ट लगा रहा है। क्या रिपोर्ट लगा रहा है, देखिए क्या इसकी रिपोर्ट है। आप खुद गवर्न कर लेंगे, आप खुद गवर्न करेंगे कि क्या आपके पक्ष में मिल रहा है, क्या उसके पक्ष में मिल रहा है, इसकी कैसी रिपोर्ट है, इसकी क्या थिंक है,
इंडियन के प्रति कितनी घटिया सोच है। देखिए आप, ये बता रहा है, मैकाले ये सुझाव दिया भाई, क्या दे रहा है, ये सुझाव दे रहा है। इसका मैसेज ये है कि देखो भाई, भारतीय भाषा जो है, इसको हमने बहुत पहले भी बताया है, आज यहाँ जो है आपके सिलेबस में डील कर रहा है। भारतीय भाषा की बताया कि भारतीय भाषा में मैं मानता हूं कि मिक्सअप है। भारतीय भाषा तो आप ही जानते हैं, हमारी भारतीय भाषा जो है ये संस्कृत है, हिंदी है, अरबी और फारसी है। तो उन्होंने खास तौर पर फोकस हिंदू और मुसलमानों को दोनों को मिलाकर बताया, कहा कि भाई भारतीय भाषा तो एकदम बेकार, एकदम यूजलेस है, और ये इतना बेकार हो चुकी है कि बिल्कुल जैसे कमजोर गाय होती है, बीमारू गाय, और इस पूछ माघ में अब तक जो है कब प्राण छोड़ देगी, अच्छी कांपती रहती है, दाना पानी छोड़ देती है, और भगवान न जाने कब जो है वो मर जाएगी। उसी तरह से उन्होंने कमजोर गाय की तुलना देते हुए कहा कि भारतीय भाषा एकदम बिल्कुल ऐसी ही हो चुकी है, अब तक किसी तरह से चल रही है, इसका कोई अर्थ ही नहीं मेरे समझ में आ रहा है। यह भारतीय भाषा न, भारतीय भाषा को बताया गया तो खुद जो है भारतीयों को लेकर डूब जाएगी। क्या करेगी? डूब जाएगी। देखिए कितना गहरी रिपोर्ट लगा रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि ये भारतीय भाषा भारतीयों का विकास नहीं करेगी, अलबत्ता भारतीयों को लेकर के डूब जाएगी। उदाहरण यह दे रहा है कि जैसे नाव है, नाव पर कुछ लोग सवार हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि ये पार कर देगी, लेकिन मलाह को लग रहा है कि कहीं से पानी सुरा के आ रहा है, अरे पार करने की अलबत्ता है, तो खुद लोगों को लेकर डूब जाएगी। उसी तरह से ऐसा सुराग उसको महसूस हो रहा है, कमजोरी, ऐसी गड़बड़ियां, ऐसी खमियां, कुछ इसकी ऐसी हालात बुरे दिख रहे हैं कि वो मैकाले रिपोर्ट लगा रहा है कि ये भारतीय भाषा भारतीयों का विकास नहीं कर पाएगी, अलबत्ता भारतीयों के विकास के अलावा उनको और लेकर के बहुत बहुत खाइयों में लेकर चली जाएगी। अर्थात यह यूजलेस है, बेकार है, यानी बहुत घटिया बता दिया। यह आप समझ सकते हैं। साथ साथ इसका एंटी रिएक्शन भी सुन लीजिए। अगर उसको ये पता होता कि भारतीय भाषा जो है, भारतीय हिंदी, भारतीय संस्कृत, जबकि हमारे सारे जो है पुराने जितने भी ग्रंथ पाएंगे, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे उपनिषद हो, या जो भी टीका टिप्पणियां की गई हैं, वो सब टोटली संस्कृत में इसमें है संस्कृत। आप जैसे सुने होंगे कि ये आपका रामायण है, रामायण को याद रखिए, रामायण को जो है वाल्मीकि ने लिखा है। किसने लिखा है? वाल्मीकि। और रामायण का हिंदी में रूपांतरण किया किसने किया? तुलसीदास। तुलसीदास, उसका नाम उन्होंने रामचरितमानस। ये अपनी ब्रेन नहीं लगाए हैं, उन्होंने बस उसी का हिंदी में रूपांतरण कर दिया। वो किसमें था? संस्कृत। तो याद रखिए, कभी भी पूछता है कि रामायण की रचना की तो उत्तर आप लिखेंगे वाल्मीकि की, और रामचरितमानस की रचना पूछेगा तो आप तुलसी। अभी भी थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। तुलसीदास ने भगवान राम को अपनी आंखों से कभी देख नहीं पाया, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं, ये त्रेता युग में भगवान राम, इतिहास बताता है कि 40,000 वर्ष जो रावण जीता है, और 11,000 भगवान राम जी है जीव थे। समझ रहे हैं जी? इतिहास बड़ा जो है आपका सोच सकते हैं। अब उसमें बात यह है कि इनका जो लॉन्ग लाइफ थी, इनका पीरियड बहुत लंबा हुआ करता था। तो हमें यह बताना था, ये तो रावण की बात हो गई, क्या बताना चाहिए? हाँ, तो जो ये बता रहा था कि तुलसीदास तो आपको ये 13वीं 14वीं मतलब सुनिए, तुलसीदास के इसी से क्लियर करेंगे कि 1555 ग्रंथ के 3 श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी 15वीं शताब्दी। अब भगवान त्रेता में पैदा हुए सब करना दूरी का अंतर है, लेकिन इन्होंने इनको आभास हुआ था, लोग बताते भगवान का दर्शन हुआ था, और भगवान के समय समकालीन ये थे नहीं, ये तो बहुत पीछे के हैं। तो इन्होंने उसका मार्गदर्शन कराया। याद रखिए, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, समझ रहे हैं, और भगवान राम के समकालीन, राम बहुत पहले थे। अच्छा, वो अपने जगह है। अब हमें क्या बताना है? हाँ, ये चीजें तो इस भाषा को बड़ा ही खराब बता दिया हमारी भाषा को। हाँ, ये मैं बताना था कि शायद वह संस्कृत के एक एक वर्ड को याद कर लेता,
संस्कृत के एक एक फार्मूला, एक एक दोहे, एक एक चौपाइयों को याद करता तो उसको जन्म से मृत्यु तक की बातें याद हो जाती, यानी उसकी नानी याद आ जाती जो कब्र में चली गई थी। लेकिन समझ रहे हैं, वो तो केवल उड़ती भाषाओं में बोल दिया, नहीं ये तो भाषा बेकार है। आज संस्कृत हर भाषाओं में टफ मानी जा रही है। याद रखिए, जो संस्कृत हुए हैं, आप देखिए वो लड़के जो नियुक्त हो गए, प्राय संस्कृत हिंदी के लड़के नियुक्त हो रहे हैं, आज भी देख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा को जो है इंडिया बड़ी फेवर में रख रही है, क्योंकि इसके विद्वान नहीं मिल रहे हैं, संस्कृत पीढ़ी या पीढ़ी वाले नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि लोग किसी में उस पर ध्यान नहीं दिए। इस प्रकार से इसका कुठार घात करना हमारे जो है हृदय में बाण से छेदना था, वेदना था। इतनी घटिया बात नहीं थी, इतनी घटिया हमारी भाषा नहीं। हाँ, ये भी बात होती है, सही बात है। बंदर क्या जाने अदरक क्या स्वाद, या कह सकते हैं कि छछूदर के सिर पर चमेली चढ़ते। आप लोग भाई क्यों बदनाम देना, तो ये चीजें हैं। और ये भारतीय साहित्य, हाँ भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य। अच्छा, भारतीय साहित्य क्या व्याख्या कर रहा है? अब देखिए, सब घटिया सोच इसकी है। भारतीय साहित्य कर रहा है, अरे ये तो पुराने जो घसीटा पीटा लिखा हुआ है, इसके साहित्य में कुछ रखा नहीं है। ये साहित्य जो इनके है, ये भी जो है, और इनको हम दो तरह से बताया, कहा कि हम जो है साहित्य क्या, साहित्य इनके पुराणों ग्रंथों को आधारित साहित्य है। उन्होंने बताया कि वो जो अपने को फकीर मौलवी या अल्लाह का बंदा बोलता है, कौन? मोहम्मद साहब, वो कहा वो तो झूठा पैगंबर है। उसको बताया कि वो झूठा पैगंबर है, इसको मोहम्मद साहब को। और हमारे यहाँ विद्वानों को बताया कि इसमें क्या बताया। अच्छा, यानी वो हमारे साहित्य को भी घटिया बता दिया। अच्छा, अब बताया फिर साहित्य को भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खराब ही बता दिया। अब हमारा क्या होता है, ये प्राच्यवादी भारतीय ज्ञान विज्ञान यहाँ का जो है, कहा कि ये ज्ञान विज्ञान निम्न स्तरीय के हैं, इनके विज्ञान इतने लो पॉइंट पे जा रहे हैं कि ये कोई आविष्कार करने में सक्षम नहीं हो सकते। इनके विज्ञान को पढ़ने पर, इनके ज्ञान आबोहवा विज्ञान और इनके परिवेश से ये विकास करने आए योग्य नहीं, ये भी घटिया है। तीनों को खराब बता दिया, तीनों को खराब बताया। कौन? यानी हमारी भाषा को भी जो लपेट दिया है। और हमारे यहाँ साहित्य पर एक और बात बोला है, कभी कभी पूछता है, मैकाले ने बताया कि हमारे यूरोप की एक अच्छी अलमारी और भारतीय साहित्य और अरबी साहित्य के बराबर है। अब समझ लो, एक छोकर अलमारी में जो भी दो चार की किताब हुई हमारे भारत के साहित्य और अरब के साहित्य के बराबर है। अब समझ लीजिए अपने साहित्य कितना बड़ा विकसित होता रहा है। अब सुनिए, साहित्य में अलग अलग व्याख्या कर रहा है, साहित्य को जो है विश्लेषण कर रहा है, एनालिसिस दे रहा है। क्या दे रहा है? हमारा साहित्य इतिहास भूगोल राज्य ही है, तो भारतीय साहित्य हिंदी के बताइए, हिंदी साहित्य कमजोर है, बता ही दिया। अब इतिहास की बात करता है, कथा इनका इतिहास सुन लो क्या है। इंडिया कह रहा है कि इंडिया का इतिहास मैं क्या बताऊं, यहाँ के इतिहास में लोग 30 40 फीट लंबा हुआ करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता। और शायद उस मूर्ख को अगर वह द्वापर युग में भीम के समय होता तो शायद भीम उसको पॉकेट में डाल देता, तब उसको पता चल जाता लोग 40 फीट के होते हैं कि 30 फीट के होते हैं। और शायद कुंभकर्ण के खोपड़ी में भीम जैसे महाकाय विशाल डूब रहे थे, पानी भर गया था, वो सोचे कि कोई गड्ढा है कि पैर डाले तो डूबने लगे। अगर शायद ये महाकाय जो हमारे भारतीय इतिहास पर कटाक्ष कर रहा है, अगर उस समय यह जो होता मैकाले, तो मैकाले जैसे का पूरा यूरोप साला जो है कुंभकर्ण के खोपड़ी में डूब जाता है। इसके यूरोपी जितने थे सब कुंभकर्ण के खोपड़ी में डूब जाते। उसको कुछ पता नहीं है, और उसको यह भी पता होता कि शायद भीम के एक मिनट की भोजन
भीम जो है 10 हाथियों का बल रखता था, जो महाभारत में देखे होंगे, और हाथी को उठाकर फेंक दिया था। शायद उसको यह पता होता कि भीम की एक मीटिंग की भोजन 2.5 मन है। कितनी है? 2.5 मन का सीधे 1 कुंतल होता, यानी 100 किलो। 100 किलो की एक मीटिंग की उसकी भोजन थी, और उसके जैसे मैकाले के दादा परवाजा का भी भोजन खत्म हो जाता। उसको इतना हमारे यहाँ रिपोर्ट लगाया, वो तो एक वही तो बता दी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसको तो कुछ पता नहीं था। वास्तव में आप पूरा मत मानिए, हमारा इतिहास जर्जर है, आज भी अश्वत्थामा जीवित है। 7 महारथियों का हमारे यहाँ रिपोर्ट है, जिसमें बजरंग बली हनुमान जी भी जीवित है और अश्वत्थामा भी जीवित है। याद रखिए अश्वत्थामा सुनिए ना, हमने देखा था, आपने देखा, इतिहास आपका प्रमाणित कर रहा है। अश्वत्थामा की मणि किसने निकाला है? कृष्ण ने। क्यों निकाला है? इतिहास बड़ा जर्जर है, वो सुनिए, आप कभी देख लीजिए। इसलिए मणि निकाल दिया है कि हमारे यहाँ विश्व की कुछ अमोघ शक्तियां बाणों में समाहित थी, और जितने बाण आप देखेंगे चल रहे हैं सब मंत्र के सारे चलते थे। आज तो हमारी विज्ञान जो बता रहा है, इसके पहले खुद देखिए क्या हो चुकी थी। जैसे आप मिसाइल छोड़ते हैं, पता चला कि वहां जो है बम दाग करके फिर मिसाइल उतने किलोमीटर रेंज पर अपने यहाँ वापस आ जाती है। ऐसा आविष्कार हो चुका है। वही आविष्कार बहुत पहले हमारे यहाँ हो चुका था। उस समय दिमागी खुरापातों की जब भीषण युद्ध चल रहा था महाभारत में, तो अश्वत्थामा किसका लड़का था भाई? द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा ने नेतारूप करने के लिए किस बाण का प्रयोग किया था? आप देख लीजिए, अश्वत्थामा ने पांडवों को नेतारूप करने के लिए कौन सा बाण का प्रयोग किया था? दिव्यास्त्र का। दिव्यास्त्र उसमें विश्व की अमोघ शक्ति थी। जिस प्रकार परमाणु बम चल हो रहा है ना, कि कहीं अमेरिका परमाणु बम न दाग दे, कहीं जो है पुतिन रूस न दाग दे, नहीं तो इंडिया को लपेट में, पूरे विश्व को लपेट में ले लेगा। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का इतना पावरफुल प्रयोग है कि परमाणु बम गिरने पर पूरे जनरेशन को खत्म कर देगा। उसी तरह सेम लाइक यह जो है दिव्यास्त्र छोड़ दिया, और दिव्यास्त्र जल थल नभ सबको समाप्त कर देता। तो इसका काट अगर किसी भी के पास था तो अर्जुन के तर्कस में था। वह था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, खत्म करते हैं। दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र दोनों विश्व की अमोघ शक्तियां छूट गई, और लय प्रलय महाभारत क्या, उस समय पूरा समूचे विश्व नष्ट हो जाता। सारे यहाँ तक समुद्री जल में भी मर जाते। लेकिन वेदव्यास ने कहा है, आप देख लीजिए, अरे मूर्ख, तुम अपने अपने बाणों को वापस कर लो, तुम्हें पता नहीं अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए पूरे विश्व का जो है लय प्रलय हो जाएगा। तो उस समय आपका अश्वत्थामा ने कहा कि अर्जुन तो अपने बाण को वापस कर लिए, जैसे आपकी मिसाइल निकाल के चली जाती है, ये तो वापस कर लिए। अश्वत्थामा बोला, कहा कि हमारे गुरु ने बाण चलाने की कला सिखाई, लेकिन वापस करने की कला नहीं सिखाई। तो कहा, अरे मूर्ख, तो दिशा बदलने की थी तो कला सिखाई होगी। कहाँ दिशा बदल सकते हैं? दिशा कहाँ बदल दिया? देख लीजिए, इसको कहते हैं निरीपाप हमल। उस समय सुभद्रा के पेट में पड़ रहा था अभिमन्यु, उधर जो है दिशा बदल दिया। तो वह अब इतनी जो है संवेदन पीड़ा में आ गई सुभद्रा कि कृष्ण को लगा कि तो समुद्र नष्ट हो जाएगा, यानी सारे तो लोग मर रहे हैं। सुभद्रा से जो पैदा बच्चा होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राज्य का उत्तराधिकारी के अभाव में सब बेकार हो जाएगा। तब कृष्ण ने उसको जो है बाणों का, भाई भगवान ही था, बाण को जो है मतलब कि इस शक्ति को नष्ट करता है, और इनको कहा, तुम्हें इतना मैं पाप प्रायश्चित भोगने के लिए, कि जो तुम निरीह पाप कर रहे हो, इस पाप का प्रायश्चित मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसकी मणि निकाल देता है, वो अपने कर्मों का प्रायश्चित आज ही हो रहा है। ऐसा ही तो शायद ऐसे इतिहास की अगर जानकारी होती मैकाले का ना, तो मैकाले नाटी का डिग्री नहीं कर पाता। इस प्रकार से आपका साहित्य हो गया यूरोपीय, पाश्चात्य साहित्य हो गया, और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान। यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को बताया कि यह हाईलाइट है हमारा विज्ञान, हमारे विज्ञान में हमारी साइंस डेवलपमेंट है। ये तो जो है पंख लगा के पूरे आकाश में उड़ने लगेगा, यानी बहुत तेज हो जाएगा। तो कुछ बातें इसमें रह गई है, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब मैकाले का रिपोर्ट यही रही है।
हमारे साहित्य को खराब कराना, हमारी भाषा को खराब बताना, हमारे विद्वानों को खराब बताना। अब तो चूंकि घंटी लग गई है, नहीं तो इसमें भी कुछ बातें कल शुरू हो जाएगी।